हेलो दोस्तों, वेलकम टू पड़ोसी अड्डा। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे अब आज से आपका मनोविज्ञान का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी पढ़ते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो, कहीं से भी आप कोचिंग करते हो, लेकिन टेस्ट तो आपको हमारे साथ ही देना होगा सीटेट का। क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है 20 अगस्त। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को है, लेकिन यहाँ पे आपको जो नंबर लेके आना है 110 प्लस आपको लाना है। क्योंकि यहाँ पे सभी आपके टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा टेस्ट क्लास नहीं मिलेगा। यह आपका फर्स्ट क्लास है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी विषय के यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का नंबर 100 प्लस 110 प्लस आए और आप कहीं ना कहीं हर एक टेस्ट क्लास लोगे तभी आएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आपको समथिंग 60 क्वेश्चंस मिलने वाला है। 60 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। 60 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया है, कितना आपने गलत किया है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मनोविज्ञान का महा टेस्ट क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। दोस्तों, हम केवल यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, ओके दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा है। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हो। बस केवल तो आपको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना है। तो हम बस केवल यहाँ पर उत्तर की ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम किसी और चीज़ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। जेंडर, अब बताइए दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? जेंडर में आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? अगर दोस्तों हम बात करें जेंडर की, दोस्तों जेंडर जैसे कि महिला पुरुष है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामाजिक के अंतर्गत आएंगे। ओके दोस्तों, ये आपके एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं दूसरा आपका है निम्न में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? अब यहाँ पर विकास के आयामों के बारे में आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों, इसका आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, आपको हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपको बताना है इन चारों में से आपका बुद्धि के बारे में कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बुद्धि बहुआयामी होती है। दोस्तों आपको पता है, ठीक है, बुद्धि दोस्तों बहुआयामी होता है। ठीक है, जैसे ही आपको दिख जाए कि बुद्धि बहुआयामी होता है, आपको आगे पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बुद्धि अभिसारी होता नहीं है, ठीक है दोस्तों, और बुद्धि जो होता है वह आपका अनुवांशिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना बुद्धि लगाओगे, जितना आप सीखोगे, उसी के हिसाब से आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, और अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए कि बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आपको दिख जाए बुद्धि और बहुआयामी, वह क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? अब दोस्तों इसमें आपको बताना है मीडिया, सरकारी, दोस्तों मीडिया, परिवार, विद्यालय या फिर सरकार। दोस्तों आप प्राथमिक सामाजिकरण आप लिख लीजिए अपनी बुक में। आप लिखिए प्राथमिक सामाजिकरण। दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण में आपका परिवार आता है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण में आपका सबसे पहले
परिवार ही आएगा। आप लिख लीजिए, परिवार एक आपका प्राथमिक सामाजिक कण है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। पांचवा आपका है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। आपको बताना है कि यहाँ पर जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पांचवें में फर्स्ट, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से संवेगों से भिन्न होती है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर जहां पर बुद्धि आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको गुणात्मक दिख जाए, ओके दोस्तों, बच्चों की सोच, बच्चों की बुद्धि, ये सब आपके गुणात्मक के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आप हर क्वेश्चन को ट्रिक से समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। जहां पर भी आपको दिख जाए गुणात्मक, दोस्तों आपको गुणात्मक ही मारना है और आपको कुछ नहीं मारना है। इसमें आपका हो जाएगा पांचवें का आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़िए। इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है। इसमें आपको बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। इसमें आपका कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट। ओके दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं सातवां हम, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है। दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों देखिए, आपका अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको सबसे पहले अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, यानी आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने का आपके अंदर दोस्तों जिज्ञासा होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको बता दें, देखिए दोस्तों ट्रिक इसका क्या है, अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए दंड, पुरस्कार, दोस्तों आपको दंड, पुरस्कार, लालच, ओके दोस्तों, ये सब चीज़ें निगेटिव बच्चों के अंदर डालती हैं। तो ये सब चीज़ें निगेटिव होती हैं। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए दंड, पुरस्कार या फिर शाबाशी, दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दूसरा कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अगर बच्चे अपने अंदर से स्वाभाविक हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब बच्चों के अंदर एक टीचर अच्छा अधिगम डाल सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आठवां आपका है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। दोस्तों किस प्रकार से देखा जाता है, देखिए दोस्तों इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है। आप हर क्वेश्चन को सरसरी निगाहों से देखिए दोस्तों, और जो क्वेश्चन आपका सबसे अलग दिखे, सबसे भिन्न दिखे, वही आपका क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक और दे रहा हूँ। एक ट्रिक दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और दे रहा हूँ। वह ट्रिक क्या है, वाइगोत्स्की। ओके दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, आपको सामाजिक ही मारना है और आपको कुछ भी नहीं मारना है। और जहाँ पर वाइगोत्स्की जी रहेंगे वहाँ पर सामाजिक जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की जी ने सबसे अधिक समाज पर ही जोर दिया है, सबसे अधिक सामाजिक पर ही जोर दिया है। इसीलिए आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक। जहां आपको वाइगोत्स्की जी दिख जाए वहां पर आपको सामाजिक मानना है और आपको कोई भी आंसर को टेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जीन पियाजे के अनुसार। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार, अगर दोस्तों हम बात करें जीन पियाजे की,
और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी जीन पियाजे ने बच्चों की कितनी अवस्थाएं बताई गए हैं। हम आपको बता दें, जीन पियाजे ने बच्चों के 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। कौन कौन सा था? पहला था आपका संवेदीगामक अवस्था, दूसरा आपका था पूर्ण संक्रामक अवस्था दोस्तों, और तीसरा आपका था मूर्त, और चौथा आपका था अमूर्त। अमूर्त को हम लोग औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं थे। जो पहला था उनका अवस्था, वह था जन्म से 2 वर्ष तक, उसको ज्वार भाटा की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। आप लोग सुनते हुए रहिए ताकि आपके दिमाग में हर चीज फीड होता रहे। दूसरा दोस्तों इनका था पूर्व संक्रामक अवस्था, ये था इनका 2 से 7 साल तक, ठीक है। मूर्त अवस्था इनका था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त यानी औपचारिक अवस्था था इनका 11 से 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों बात करें आंसर की 10वां की दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा दूसरा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम दोस्तों डैश से डैश तक है। अब यहाँ आपको बताना है कि चालक विकास का क्रम दोस्तों, चालक विकास का क्रम स्थूल दोस्तों, ठीक है, स्थूल, देखिए स्थूल, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। ओके दोस्तों, बच्चों का विकास जब भी होता है तब दोस्तों उनका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। अगर कहीं पर भी आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर दिख जाए वही आपका सही मान लिया जाएगा, यानी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का होगा आंसर चौथा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है, ओके दोस्तों, पहल करती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था। ओके दोस्तों, किशोरा अवस्था आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये आपका और जूम नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको बताना है कि अनुभव, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं दोस्तों वह क्या होगा आपका? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उन्हें दोस्तों शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है, और अगर आपके क्लास में कोई नया बालक या बालिका पढ़ने के लिए आया है तो वह अपने साथ जो अनुभव लाया है दोस्तों उसके अनुभव के साथ दोस्तों उसका विकास करना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये नहीं करना है कि उसके अनुभव पर आप ध्यान ना दो दोस्तों, ये गलत बात है। उसके अनुभव को, उसके ज्ञान को दोस्तों, उसके ज्ञान से अपने ज्ञान को जोड़ते हुए उस बालक या बालिका को आपको सिखाना है दोस्तों। यही आपका कर्तव्य है, यही आपका सही आंसर माना जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की
किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है नैतिक समझ, ठीक है। आप क्या समझोगे कि क्या हिजर ने यह सही काम किया। अगर मान लो वह दवा की चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी की जान जरूर चली जाएगी। अगर दोस्तों वह दवा लेकर नहीं आएगा तो उसकी पत्नी की जान जरूर जाएगी। अगर वह दवा लेके आता है चोरी से तो उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। दोस्तों यह तो नैतिक समझ के अंतर्गत आता है। तो ये आपका इसमें से कौन सा होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दंड। ओके दोस्तों, दंड एवं आज्ञा पालन। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए, ठीक है, सजा, दोस्तों जहां तक आपको दिख जाए सजा, दोस्तों वहां पर आपको दंड अगर आपको दिख जाए आंसर में तो आपको वही टिक मारना है। ओके दोस्तों, आज्ञा पालन, दंड जहां रहेगा वहां आपका आज्ञा पालन भी रहेगा, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 15वां आपका है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। दोस्तों जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, दोस्तों संवाद मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है दोस्तों, जो मौखिक रूप से बातचीत करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, अगर मान लो हम और आप बैठकर मौखिक संवाद करते हैं दोस्तों यह एक प्रकार का व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक प्रकार का वह व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत ही आएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 16वां आपका है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप बताइए इसमें से आपका क्या होगा। आप बस केवल दोस्तों इतना चीज अपने दिमाग में लाइए, ठीक है, पहनावे की वस्तुएं, ठीक है दोस्तों, घरेलू सामग्री और दोस्तों रंग, ठीक है, रंग और खिलौने। दोस्तों बस केवल आपको यही 4 चीज अपने दिमाग में रखना है। दोस्तों यह एक प्रकार का जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यह एक प्रकार का जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा क्योंकि बच्चों के खिलौने, पहनावे, रंग रूप, ओके दोस्तों, उसके बाद घरेलू सामग्रियां, ये सब आपके रूढ़िवादिता के अंतर्गत ही आते हैं, यानी आपका 16 का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां आपका है, एक शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों एक शिक्षक को चाहिए कि, अगर मान लो दोस्तों आप एक शिक्षक हो, आप एक शिक्षक दोस्तों बन चुके हो, ये मुझे कंफर्म है। अगर आप 30 में से 25 क्वेश्चंस करते हो दोस्तों आप एक शिक्षक बन चुके हो। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट, हर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए एक शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों एक शिक्षक क्या चाहेगा। दोस्तों एक शिक्षक यही चाहेगा कि एक शिक्षक यही चाहेगा कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। दोस्तों अगर देखें मान लो आप एक टीचर हो, आपके क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी दोस्तों जाति के, किसी भी कास्ट के बच्चे आते हैं तो आप उनके संस्कृत को अपना कर दोस्तों, ठीक है, आप उनके संस्कृत को अपना कर उनका सम्मान कर और तो उनके संस्कृत का महत्व भी आपको देना चाहिए। ये नहीं कि बस केवल आप हिंदुत्ववादी हो, ओके दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सारे कास्ट के, सारे जाति को, सारे धर्म को दोस्तों आपको अपनाते हुए बच्चों को शिक्षा देना है। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए तुलना, दोस्तों ठीक है, जहां पर भी आपको दिख जाए तुलना वह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तुलना और बढ़ावा। दोस्तों तुलना और बढ़ावा ये आपके बहुत ही बिल्कुल दोस्तों ये गलत क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको कभी भी टिक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़बरदस्त गलत माने जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 18। 18वां आपका क्या है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। दोस्तों किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर से समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसमें आपका 18वां का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ भी व्याख्या करने की जरूरत नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए 19वां आपका है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर बात करें 19वां की, दोस्तों 19वां में आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों इसका मतलब होता है समान शिक्षा देना, हर जात के हर धर्म के बच्चों को समान शिक्षा देना। अगर मान लो कोई बच्चा विकलांग है दोस्तों, तो एक विकलांग बच्चे को एक सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा देना ही एक प्रकार का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, अगर मान लो आपसे कभी भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि क्या विकलांग बच्चे को समान बच्चों से अलग कर कर उन्हें अलग अलग शिक्षा देना चाहिए, दोस्तों ये क्वेश्चन से बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर कोई भी बालक विकलांग है दोस्तों उसके विकलांग को हम किसी भी यंत्र के द्वारा खत्म कर कर, लेकिन दोस्तों उसको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी अधिगम का मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, दोस्तों नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया दोस्तों, नहीं है। याद करना दोस्तों, याद करना, ठीक है दोस्तों, कंठस्थ करना, ऐसे दोस्तों आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, यानी आपका हो जाएगा इसमें आंसर नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं है मतलब क्या दोस्तों, याद करना, ठीक है दोस्तों, याद करना, कंठस्थ करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके अधिगम में नहीं आते हैं। बच्चों को हमको सिखाना है, ना कि उनको रट्टा मरवाना है, ना कि दोस्तों उनको कंठस्थ करवाना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपसे कहा गया है नहीं है। दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ आपका दिया है स्तंभ खा, स्तंभ का और स्तंभ खा आपको अलग अलग दिया है, इसमें दोस्तों आपको मिलाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर दोस्तों आप इसको जल्दी से मिला सकते हो। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो बहुत पहले ही, हमको पता है दोस्तों। आप क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे करना है। आप लोग अगर कोचिंग कहीं अलग जगह कर रहे हो, हमसे उससे मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन हमको मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस, आपको टेस्ट हमारे साथ देना है। ओके दोस्तों, आपको अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। दोस्तों तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए वाला आपका जाएगा चौथे में, यानी प्रतिभाशाली। दोस्तों प्रतिभाशाली शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने योग्य होते हैं। ओके दोस्तों, और बी वाला आपका जाएगा पहला अधिगम। दोस्तों ठीक है, अधिगम धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और दोस्तों सी वाला आपका हो जाएगा
सेकंड वाला, और डी वाला दोस्तों आपका जाएगा, ठीक है, थर्ड में। यानी आपका सही होगा तीसरा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, नेक्स्ट है आपका बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब दोस्तों? जब, ठीक है, कब या जब दोस्तों? बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं दोस्तों? बताइए आप लोग कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब दोस्तों। अगर बात करें जब की, तो जब का मतलब होगा वे विभिन्न गतिविधियों दोस्तों। देखिए आपका पहला, देखिए पहला आपका, देखिए वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ओके दोस्तों, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब वो अंदर से मोटिवेट होते हैं, उन्हें कुछ नया सीखने की, उन्हें कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है दोस्तों। वे सक्रिय होते हैं कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को। ओके दोस्तों, तो वही आपका आएगा आंसर नंबर फर्स्ट, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हम दिखा दें 2 पॉइंट, नकल करना और याद करना। दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा था याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, ठीक है। तो नकल करना दोस्तों, याद करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत गलत होते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को टच नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है बच्चों को दोस्तों, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके दोस्तों, बहुत सही बात है, प्रेरित दोस्तों करना चाहिए। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, ठीक दोस्तों। रोकना चाहिए, बहुत गलत दोस्तों, आपका ये तीनों गलत होगा दोस्तों। आपका सही होगा केवल आंसर नंबर 2, ठीक दोस्तों। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए एक टीचर को प्रेरित करना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है ना दोस्तों, आप लोग शेयर करिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहें। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 24 क्वेश्चन है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम दोस्तों, अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। सक्रिय भी आप लोग नोट कर लीजिए कि दोस्तों अगर आपको आंसर में सक्रिय दिख जाए, सक्रिय और सामाजिक, दोस्तों आपको सक्रिय और सामाजिक पर ही टिक करना है। अगर तो मान लो यहाँ पे होता सामाजिक, दोस्तों आपका सामाजिक सही होता। अगर मान लो यहाँ पे केवल आपका होता सक्रिय, तब भी आपका सक्रिय ही सही होता। दोस्तों अधिगम आपका सामाजिक होता है, समाज से जुड़ा होता है। अगर मान लो दोस्तों आप बच्चों को समाज से जुड़े हुए वस्तुओं के द्वारा सिखाते हो तो बच्चा अधिक सीखता है दोस्तों और जल्दी सीखता है। इसलिए सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया ही आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं 25 क्वेश्चन है। जब शिक्षक को विद्यालय एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता है दोस्तों, उत्सुक एवं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दबाव, देखिए दोस्तों दबाव आपका दोस्तों नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आपके ऐसे क्वेश्चन से निगेटिव होते हैं, ओके दोस्तों, प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। तो आपका सही होगा आंसर नंबर 2, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं हम 26 क्वेश्चन हैं। 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। 26 आपका है बच्चों की गलतियाँ दोस्तों। अगर मान लो कोई बच्चा क्लास में गलती करता है तो क्या आप उसको मारोगे, क्या आप उसको डांटोगे या फिर उसको क्लास से निकाल दोगे? दोस्तों ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। जब हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे। एक बच्चा जब गलती करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह बच्चा सीख रहा है। बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। बच्चों की गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ओके दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अभी हमने आपसे कहा
कि बच्चे जब गलती करते हैं इसका मतलब कि वह सीख रहा है, क्योंकि बिना गलती किए बच्चे नहीं सीखते हैं। इसलिए आपका दोस्तों गलती करना यह एक दोस्तों यह एक सीखने का भाग है, ठीक है। यह एक अधिगम का भाग है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ओके दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब बच्चे गलती करते हैं तो सीखते हैं। यह अधिगम का एक भाग है। यह सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है। चलिए, इसमें आपका होगा 26 का हो जाएगा आपका नंबर 4 बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 27 क्वेश्चन। मूल्यांकन को केवल दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिख जाए केवल ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, केवल आपको दिख जाए वो भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, अलग देखिए दोस्तों, अलग अगर कहीं भी आपको दिख जाए अलग है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, अलग आपको दिख जाए ये भी आपका गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये भी ठीक है आपका गलत हो जाएगा। आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के भाग में जोड़ देंगे तब हम बच्चों का बहुत ही अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर दोस्तों बात करें मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन दोस्तों यह होता है हम बच्चों के कमियों को जानकर हम उसके कमियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों को क्या नहीं आ रहा है दोस्तों, हम उस कमियों को जानकर हम मूल्यांकन करके बच्चों की उस कमियों को दूर करते हैं, वही आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों आपका है 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब दोस्तों हम इस सिद्धांत को आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती हैं। दोस्तों कुल मिलाकर इसका कहने का आशय यह है कि जब कोई बालक कोई कार्य कर रहा है, अगर दोस्तों मान लो वह बालक उस कार्य को नहीं कर पाया, दोस्तों वह अपने आप को कोसता है कि हम इस कार्य के लायक नहीं हैं, ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, वह बालक उस कार्य को छोड़ देता है। दोस्तों वह बालक उस कार्य को छोड़ देता है। दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा संज्ञान एवं संवेग। दोस्तों संवेग और संज्ञान, दोस्तों अब देखिए इसमें आपका संवेग इसलिए आएगा दोस्तों, देखिए इसमें आपका संवेग क्या है कि वह महसूस करता है कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूँ, इसलिए दोस्तों वह उस कार्य को करना छोड़ देता है। दोस्तों तो आपका हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। अब यहाँ तो देखते हैं हम 29 क्वेश्चन हैं। 29 क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से। चलिए दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों अगर मान लो दोस्तों आपके क्लास में कोई बच्चा है और दोस्तों आपको उस बच्चे को किसी समस्या के समाधान को करने में दोस्तों सक्षम बनाने में आपको उसको दोस्तों आपको प्रोत्साहित करना है, तो आप क्या करोगे। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप ऐसा करो फील कि आप क्लास में हो और आपके सामने एक बच्चा है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके दोस्तों, बच्चों को दोस्तों विकल्प दीजिए। ओके दोस्तों, उन्हें मोटिवेट करिए
तब बच्चे अपने समस्याओं को हल कर सकती हैं। तीसरा आपका है वे विधियाँ। दोस्तों वे विधियाँ जिनके प्रयोग से जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सहपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि वे विधियाँ, दोस्तों कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल वह प्रयास शामिल है। आपको बताना है कि आखिर इन चारों में से ऐसा कौन सा है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। दोस्तों अधिगमकर्ता, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका बताना है कि एक शिक्षक दोस्तों सबसे अच्छा वर्णन इसमें से क्या हो सकता है एक शिक्षक के नाते। दोस्तों इसमें आपका होगा आराम। देखिए दोस्तों, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। दोस्तों अगर बच्चों को सिखाना है, ठीक है दोस्तों, अगर बच्चों को सिखाना है तो पूछताछ का माहौल बनाइए, संवाद का माहौल बनाइए। दोस्तों संवाद का मतलब ये होता है, दोस्तों इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए दोस्तों अब आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। दोस्तों संवाद का मतलब यह होता है कि क्वेश्चंस आंसर करना, ओके दोस्तों, प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न उत्तर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहले का आपका दोस्तों पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर की बात करेंगे और जिस आंसर में हमें व्याख्या करने लायक क्वेश्चन दिखेंगे हम वहाँ पर उसको व्याख्या भी करेंगे ताकि आपको हर आंसर अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा संदर्भ शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। इसमें आपका हो जाएगा दूसरे का तीसरा। दोस्तों इसमें आपका होगा दूसरे का तीसरा। ओके दोस्तों, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में और दोस्तों विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली अलमारी। दोस्तों खुली अलमारी का मतलब यह है कि बच्चों को खुले शिक्षा देना। दोस्तों यानी बच्चे अपने मन से, जैसे कि दोस्तों मान लो कोई भी प्रयोगशाला है, ठीक है, अगर बच्चों को आप उसमें भेज दीजिए प्रयोगशाला में और उनसे कहिए कि आपका जो मन कहे, ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ खुली अलमारी है, आपके लिए खुली अलमारी है, आपका जो मन कहे आप वो खुद दोस्तों लिख के देखिए। ओके जो सेल्फ है, ओके दोस्तों, आप खुद सीखो, ठीक है दोस्तों, आप खुद कुछ तो आविष्कार करो। तो बच्चे प्रयोगशाला में खुद बनाएंगे, बिगाड़ेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि बच्चे को सेल्फ कुछ सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। दूसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। दोस्तों कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पहला। दोस्तों तीसरे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ओके दोस्तों, यही आपका हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं चौथा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। इसमें आपका हो जाएगा रचनावाद। ओके दोस्तों, चौथे में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम थोड़ा जूम कर दें
ताकि आपको अच्छे से हर क्वेश्चन से दिखाई दे। दोस्तों अब ये और आपका अधिक जूम नहीं होगा, आपको इतने जूम से ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पांचवा आपका है कक्षा में बच्चों को प्रेरित। दोस्तों कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, दोस्तों हम देखिए जब भी दोस्तों आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप समझो कि मैं एक टीचर हूं और मैं क्लास में हूं। ओके दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप बच्चों के मनोविकास को जान पाओगे और इससे आपका क्वेश्चन से दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसमें आपका है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझ है दोस्तों समझा जा सकता है यदि, दोस्तों यदि क्या, यदि वे शिक्षक से, दोस्तों अगर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों बहुत सही क्वेश्चन है दोस्तों, जहां आपको डिके मिल जाए प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, ऐसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अनुशासन से बच्चे नहीं सीखते हैं। अगर आप कहोगे कि सब लोग शांत रहो, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा पूरे क्लास में, दोस्तों तो इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। वर्दी पहने स्कूल में आते, दोस्तों ये देखिए दोस्तों शिक्षा में वर्दी यानी ड्रेस का क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। उपस्थिति, दोस्तों उपस्थिति अगर ठीक है, मान लो कोई बच्चा स्कूल आता है, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं है दोस्तों तो वह सीख नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब बच्चा शिक्षक से किसी भी टॉपिक के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछेगा तभी उसे समझ आएगा। इससे तो क्या होगा, आपका पांचवा का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठवां है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। छठवें में आपका उत्तर हो जाएगा पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन। दोस्तों अगर हम बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़कर किसी भी चीज को सिखाएंगे दोस्तों, बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करती है। दोस्तों जब हम वास्तविक जीवन में जोड़कर बच्चों को हम कुछ भी सिखाएंगे तो एक शिक्षक दोस्तों और एक छात्र के बीच में जो बातचीत होगा दोस्तों वहाँ खुल के होगा, इससे बच्चों को अधिक समझ आएगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पहला, छठवें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, सातवां देखते हैं हम लोग कि सातवें में आपका क्या होगा। सातवां, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अनुशासन, अगर वातावरण अच्छा है तो अनुशासन भी अच्छा रहेगा। किस तरह की मदद करता है, दोस्तों देखिए सातवें का आपका दिया गया है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। इसमें आपका हो जाएगा सातवां में दूसरा, दोस्तों आपका होगा इसमें दूसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा दूसरा, दोस्तों निर्देश और चुप्पी, दोस्तों रटना याद करना, दोस्तों कंठस्थ, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका हो जाएगा सातवें का दूसरा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन से। आठवां आपका है आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों आठवें की बात करें तो आठवें का आपका हो जाएगा दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ओके दोस्तों, आनुवंशिकता, दोस्तों आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों यह आपका बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, आपका आठवें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। दोस्तों अब फिर से यहाँ पे आपको मिल गया पियाजे जी। दोस्तों अब बात करें अगर जीन पियाजे जी की तो इनकी चार अवस्था है, संवेदीगामक,
मूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखिए इनका ठीक है, पहला है संवेदी तुगामत जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त यानी इसको हम लोग अनौपचारिक भी बोलते हैं, तो ये आपका है 11 से दोस्तों ठीक है तो 15 वर्ष तक। तो जीन पियाजे के बच्चों की 4 अवस्था हैं। अगर बात करें 9वें की आंसर की, तो 9वें का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, यानी विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हमने दोस्तों आपसे कहा भी था प्रैक्टिस नंबर 1 में कि विकास आपका गुणात्मक होता है। अगर आपको कहीं भी विकास गुणात्मक दिख जाए कि गुणात्मक चरणों से होता है, तो वह आपका क्वेश्चन से बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अगर बात करें आंसर की दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। ओके दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां दोस्तों आपका है डैश के अलावा, दोस्तों के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रहण तो आपका ठीक हो जाएगा चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों 11वां का आपका हो जाएगा चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ भाग रहे हो। अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 12वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। दोस्तों बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर आपका विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों आपको बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के सोचने के तरीकों का निर्माण करना है, तो आप क्या कहोगे बच्चों से कि सही जवाब क्या है। दोस्तों सही जवाब मतलब आप बच्चा एक ही वर्ड में आपका जवाब दे देगा उसमें, ठीक है, आपका नंबर 3 नहीं होगा, ठीक है। और देखिए चौथा आपका दिया गया है, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो। बच्चा बोल देगा नहीं, ठीक है, बोल देगा नहीं तो उसका काम ही खत्म। क्या आप इसका उत्तर जानते हो, बच्चा बोल देगा नहीं, ठीक है। अगर आप बच्चों से ऐसे कहोगे कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो दोस्तों बच्चा कुछ देर तक गंभीर रूप से सोचेगा, ठीक है, कि आखिर हम इसे किस तरह विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, यानी 12वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2 करके सीखना। दोस्तों जहां पर भी आपको करके सीखना मिल जाए दोस्तों, वह आपका 101% क्वेश्चन से आपका दोस्तों सही जाएगा, ठीक है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दोस्तों बच्चे करके सब सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दोस्तों सहयोग भी चाहिए, ठीक है। सहयोग के बिना दोस्तों बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और जो ये दोस्तों आपका रैंकिंग विधि, दोस्तों ये आपका सबसे गलत है। दोस्तों कौन अच्छा कौन बुरा, कौन नीचा कौन ऊंचा, ठीक है। तो हम दोस्तों टीचर को बच्चों के बीच में रैंकिंग नहीं करना है, ठीक है, कि कौन तेज है कौन धीमा दोस्तों, ठीक है, कौन अच्छा कौन बुरा। दोस्तों हमको क्या करना है, बच्चों का सहयोग करना है, प्लस बच्चे करके सीखें, हमें इस पे जोर देना है। 13वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 14वां आपका है,
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। दोस्तों आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, समझ जाइए, तब आप उत्तर दीजिए, ठीक है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 14वां में आपका क्या होगा? इसमें तो आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो स्कूल में शिक्षा सामाजिक एवं प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ओके दोस्तों, शिक्षा सामाजिक से होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस समाज से आए हैं, बच्चों को उसी समाज से जोड़कर हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया तेज होती है और बच्चे हर चीज़ों को सबसे अधिक कैच करते हैं। 14वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो 15वां क्वेश्चन से। 15वां आपका है, 15वां तो आपका है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कोहलबर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कोहलबर्ग की। अगर दोस्तों हम बात करें कोहलबर्ग महोदय जी का, दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो आपके कोहलबर्ग जी थे, दोस्तों अगर बात करें इनके आंसर की, तो इनका आंसर दोस्तों हो जाएगा 15वें का आंसर आपका लिखो होगा दोस्तों चौथा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया था। कोहलबर्ग जी नैतिक तर्क पर अधिक जोर दिया था। तो इनका हो जाएगा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 15वां का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, दोस्तों आप लोग लाइक शेयर तो कर दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल हमको चाहिए आपसे एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर। दोस्तों मुझे आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास हम आपके लेके आते रहें। 16वां आपका है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। दोस्तों निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 16वां का आपका क्या होगा? 16वां तो आपका लिख हो जाएगा चौथा, एक संदर्भ को जिसमें एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। दोस्तों जहां पर भी आपको दिख जाए कि बच्चे स्वयं कर सके, दोस्तों वह क्वेश्चंस आपको तुरंत टिक करना है। जिम्मेदारी, दोस्तों बच्चों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं देना है। ओके दोस्तों, चरणबद्ध, दोस्तों ये भी आपका ठीक नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपका जहां पर भी सहयोग दिख जाए, स्वयं दिख जाए, वे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, यानी आपका 16वां का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 17वें का, एक उभय लिंग व्यक्तित्व। दोस्तों एक उभय लिंग व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुषों और स्त्री गुणों का समावेश होता है। उभय लिंग, दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग में कौन आएगा? महिला आएंगी। और पुल्लिंग में कौन आएगा? आएंगे पुरुष। और उभय लिंग में देखिए दोस्तों, उभय लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों का गुण होता है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, पुरुष और स्त्री गुणों का समावेश हो, उसे बोलते हैं हम लोग उभय लिंग। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका है, बच्चे को, दोस्तों बच्चे को ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखिए तो आइए हम इसको आपको समझाते हैं 18वें क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, लिंग, दोस्तों लिंग भूमिकाएं, इसका मतलब यह है भेदभाव करना, लड़की लड़का, ऊंच जात, दोस्तों नीच जात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दोस्तों इसका भेदभाव आपको ट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ठीक है, लिंग भेदभाव आपको ट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको समाज में, मीडिया में, दोस्तों और ठीक है आपको संस्कृति में देखने को मिल जाएगा, लेकिन तो आपको ट्यूशन में भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट है। 18वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके तो इसने कार्य के छोड़कर
ओके, तो ट्यूशन को लेकर छोड़कर और सब जगह आपको लिंग भेदभाव देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ट्यूशन में लिंग का भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब से यहाँ देखते हैं 19वां क्वेश्चन से, मानवकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दोस्तों, एक यह है कि वे मनुष्य वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो दोस्तों 19वां का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20वां में आपका है एकाधिक बहुबुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है एकाधिक यानी तो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। दोस्तों हम इसको सही भाषा में बोलेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि दोस्तों, आप इसको मत पढ़िए, आप पढ़िए बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही उल्टा करके पूछता है दोस्तों। हम अगर तो इसको हम पढ़ें एक ही शब्द में, तो इसका मतलब है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ओके, तो बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती हैं। ओके दोस्तों, देखिए बुद्धि तेजी के साथ बढ़ती है दोस्तों, यह आपका बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायता नहीं है दोस्तों, सहायता है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि ज्ञात करने के लिए हमें पेपर पेंसिल परीक्षण की भी सहायता लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो 20वां में दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धि कई प्रकार के हो सकती है दोस्तों, हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं 21, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, देखिए दोस्तों, सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है, और सीखने के मूल्यांकन, तो इन दोनों में अलग अलग है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। तो देखो, तो आपका ये दोनों अलग अलग है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, तो बच्चों की प्रगति के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, यानी आपका 21 का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। 22 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा, दोस्तों आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा 22 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नहीं है मतलब क्या, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा। दोस्तों इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ओके दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन को भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। 22 का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन से, यहाँ हम 23 क्वेश्चन से देखते हैं। 23 आपका है, बच्चों में प्रतिभाशीलता अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। दोस्तों बहुत सही बात है, अगर दोस्तों बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा, तो दोस्तों देखिए अच्छा वातावरण मिलेगा तो जरूर बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे, अपने अंदर छिपे प्रतिभा को बाहर निकाल पाएंगे। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर वातावरण नहीं होता दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया है वातावरण और दोस्तों अनुवांशिकता। अगर दोस्तों जैसे ही मान लो, अगर किसी बच्चे के पिता पहलवान है,
अगर दोस्तों पहलवान के बच्चों को पहलवानी वाला वातावरण अगर मिलेगा तो वह जरूर पहलवान बन जाएगा। अगर वातावरण नहीं मिलेगा तो वह कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं बनेगा अगर उसे वातावरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए वातावरण जुड़ गया है, इसलिए हमने इसको सही किया है, नहीं तो ये आपका गलत हो जाता। दोस्तों दिनचर्या से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों संसाधन से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, सफल माता पिता दोस्तों इससे मतलब नहीं है। दोस्तों अगर बच्चों को अनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलेगा तभी पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। यानी आपका 23 का दूसरा बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 सामाजिक। दोस्तों सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। दोस्तों सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है। दोस्तों अलग अलग देश से, दोस्तों अलग अलग राज्य से, अलग अलग प्रदेश से आए हुए बच्चों के भाषाओं और संस्कृति का हमें महत्व देना चाहिए। दोस्तों उनका उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अपने समाज और अपने भाषाई ज्ञान से आगे बढ़ सकें। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन क्या आपका है कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। दोस्तों निर्भर करता है, यह आपका हो जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन आपका क्या है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। दोस्तों उपयुक्त तरीका नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा पहला बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। दोस्तों अगर मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा निराश है, उदास है, तो क्या आप उसको डांटोगे? नहीं दोस्तों। देखिए बच्चों के समस्याओं को ठीक है पहले आपको जानना है। ओके तो पहले आपके बच्चों के समस्याओं को जानना है कि आखिर वह बालक उदास क्यों है, बेचैन क्यों है। उसके बाद दोस्तों आपको उसके समस्याओं का निदान करने का काम एक टीचर का होता है। ओके दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है कि तरीका नहीं है। ओके दोस्तों बेचैन होने पर उससे फटकार लगाना दोस्तों यह तरीका नहीं है, इसलिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 27 क्वेश्चन से 27 आपका है अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं। जो आपका सृजनात्मकता है दोस्तों आपका जाएगा 27 का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। 28 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा पहला दोस्तों ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 29 आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। दोस्तों इसमें आपका संवेग कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें संवेग की 29 की दोस्तों इसमें आपका डर आपका एक प्रकार का संवेग है। ओके दोस्तों डर आपका एक प्रकार का संवेग है। दोस्तों डर, रोना, हंसना ठीक है ये सब आपके संवेग के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 30 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अगर कोई छोटा बालक जाता है दोस्तों ठीक है डेयरी से दूध लेके आता है
तो वह कैसे जानता है कि आखिर जो दूध मुझे मिला है यह एक मशीन के द्वारा उत्पादित दूध है। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। दोस्तों जब बच्चा दूध खरीदने जाता है दूध बूथ पर, दोस्तों वह वहां पर देखता है कि आखिर दूध कैसे उत्पादित होता है, तो वह उसका स्वयं का अनुभव है। ओके दोस्तों, तो तीसरे का दोस्तों आप पढ़ेंगे तीसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी, तो ये आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, आपका ये भी नहीं होगा। वातावरण दोस्तों देखिए आपका ये भी नहीं होगा। दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दोस्तों तीसरा का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता था ताकि ऐसे हम क्लास आपके लिए लेके आते रहें। और आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।